नमस्कार एंड वेलकम टू एजुश्रम। और मॉडल प्रश्न पत्र का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। साथ ही लगभग 30 से 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर यही पढ़ के जाएंगे तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा असेंशियल होंगे, इनको जरूर पढ़ना आप। क्वेश्चन है कि पृष्ठ पोषण के दो प्रकार लिखिए। संवाद पाठ क्या होते हैं, सिरोरेखा किसे कहते हैं, आलेख से क्या तात्पर्य। अभी लगभग सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपकी ये कवर करवा देता हूँ। पहले आपको ओवरव्यू दे दूँ। व्याकरण शिक्षण की कुछ प्राचीन विधियाँ, लगभग 3 से 4 विधियाँ आपको आनी चाहिए। मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है, बच्चों में पढ़ने का कौशल विकास करने वाली विधियाँ कौन कौन सी है, वाचन कौशल के विविध पक्षों का वर्णन कीजिए और विस्तृत और गद्य पाठ के 2 उद्देश्य लिखिए। कविता शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास के किस काल को छायावाद कहते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल की विधियां और ये क्या होते हैं, ये जरूर पढ़ने में से एक कौशल जो है भाषा कौशल के अंतर्गत आएगा। गद्य पद्य शिक्षण में अंतर, इसके अलावा निबंध, कहानी, नाटक पर प्रकाश डालिए। शब्द भेद को स्पष्ट कीजिए। विकारी आवेकारी शब्द जो मैंने कल की वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं, नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। देखिए, वही क्वेश्चन है कि बच्चों के पढ़ने के कौशल विकास के लिए आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, यानी पठन कौशल कौन कौन की विधियां कौन कौन सी हैं। योगात्मक मूल्यांकन आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में भी जानेंगे। व्याकरण का क्या अर्थ है, परिभाषाएं लिखिए। व्याकरण का ज्ञान देने के लिए कोई 2 गतिविधियां लिखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णमाला में विसर्ग को समझाइए, कल बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था आपको। इसके अलावा क्वेश्चन ये आ सकता है कि श्रवण कौशल विकास के लिए शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। वाचन विधि के प्रकारों के नाम लिखिए। मापन को संक्षेप में समझाइए, आज मापन कवर करेंगे। तद्भव तत्सम कल समझा दिए थे मैंने आपको, विदेशी शब्द भी बताए थे। व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि के सभी पक्ष लिखिए। व्याकरण पढ़ने की तमाम विधियां कवर कर लेंगे आज। व्याकरण शिक्षण के पाठ रूप कौन कौन से हैं, मूल्यांकन के प्रकार भी आज कवर करते हुए चलेंगे। हिंदी वर्णमाला, शब्द भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको कल समझा दिए थे। इसके अलावा भाषा शिक्षण के लिए वार्षिक योजना, साथ के साथ इकाई योजना और दैनिक योजना भी कवर करेंगे। आज हमें काव्य भी पढ़ना है, जिसमें श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य सभी कवर करेंगे। सस्वर वाचन कल पढ़ा दिया था। इकाई योजना भी कवर करेंगे। इसके अलावा व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं, लेखन कौशल विकास की विधियां, प्राथमिक शालाओं में गद्य पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, गद्य काव्य पद्य काव्य में अंतर क्या है। व्याकरण शिक्षण के लिए कोई 4 खेल गतिविधियां, अच्छे क्वेश्चन है ये। मूल्यांकन की 4 विधियां। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, प्रादेशिक भाषा, मासिक योजना और दैनिक योजना। देखिए, ये सब कल कवर हो गया है। प्रादेशिक, राजकीय भाषा और मातृभाषा। राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के माध्यम या संदर्भ भाषा को समझाइए, ये भी आप समझेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। आप केवल इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं। कई लोगों के लिए नया है, कई लोगों ने पढ़ा होगा। यदि किसी शब्द में 2-3 व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो तो इसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, क्वारी, कलेश, स्फूर्ति। अब देखिए, इनमें व्यंजन लगातार कैसे आए हैं समझते हैं। उनके बीच में स्वर ना आए, कंडीशन ये है। अब आपको पता है कि अच्छा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आ जो है हमारा स्वर है। चा व्यंजन है, जिसमें भी हलंत हो वो शुद्ध व्यंजन कहलाता है, उसमें स्वर इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा छा और लास्ट में हमने आ की मात्रा चूंकि छा में इंक्लूड है तो हमने अलग कर दिया। अभी ये 2 स्वर हमने काट दिए हैं। बीच में देखिए, चा और छा 2 व्यंजनों का समूह आया है, जिसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य में हम देखें, मा और आ को अलग करने के बाद में ता और सा एक व्यंजन गुच्छ आता है, तो ये कहलाता है व्यंजन गुच्छ। फिर से समझा देते हैं कि व्यंजन गुच्छ वो होते हैं जब कोई शब्द 2 या 3 बार लगातार आए, व्यंजन ही आए और उनके बीच में कोई स्वर इंक्लूड ना हो। इसके अलावा इसका एक और प्रकार होता है द्वित्व व्यंजन गुच्छ। नाम से क्लियर हो रहा होगा, द्वित्व व्यंजन गुच्छ का मतलब होता है कि 2 समान व्यंजन आए तो वो क्या कहलाएगा। 2 या 3 व्यंजन अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो व्यंजन गुच्छ है, लेकिन अगर एक ही प्रकार के आए, समान आए, उनके बीच में स्वर ना हो तो वो है द्वित्व व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हुआ है अड्डा, पट्टी, धक्का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने धक्का लिखा। धक्का को जब हम विभाजित करेंगे अपने वर्णों में
तो इस प्रकार से धा वर्ण व्यंजन है, आ स्वर है। अब ये जो दो का लगातार आए हैं ये समान है और दोनों ही व्यंजन है, इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है, लास्ट में एक स्वर आया है। तो जब ये दो व्यंजन एक साथ आते हैं एक ही प्रकार के, तो वो है द्वित्व व्यंजन गुच्छ। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहेगा, व्याकरण शिक्षण क्या होता है? भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं, या फिर भाषा संबंधी नियमों की शुद्ध व्यवस्था ही क्या है? व्याकरण। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य समझते हैं। भाषा की विकृति से बचाने के लिए, यानी भाषा का तोड़ मरोड़ ना हो, भाषा की शुद्धता बरकरार रहे, इसके लिए भाषा का व्याकरण का नॉलेज जरूरी है। भाषा की सीमाओं का उल्लंघन ना हो, यानी हम कुछ भी लिख रहे हैं अर्थ का अनर्थ ना हो। भाषा के सर्वमान्य जो हर जगह एक्सेप्टेबल है उस रूप को सीखने के लिए व्याकरण शिक्षण जरूरी है। व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं समझते हैं। पहली विधि होती है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 5 से 6 बड़े नंबर के क्वेश्चनों में भी व्याकरण शिक्षण की विधियां पूछी जा सकती हैं। आगमन विधि में हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं, उदाहरणों से हम सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। यह विधि जो है वो सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इस विधि को हम विश्लेषण विधि भी कहते हैं। जैसे कि कल के पेपर में प्रेक्षा ध्यान पूछा गया था, लेकिन कई लोगों को दृष्टा और साक्षी के नाम से याद था, तो बहुत से लोग क्वेश्चन छोड़कर आ गए, इसलिए इसका दूसरा नाम विश्लेषण विधि याद रखेंगे। इस विधि के 4 पक्ष होते हैं। आगमन विधि के 4 पक्षों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस विधि में हम उदाहरण देते हैं, बच्चों को एक ही प्रकार के कई उदाहरणों का अभ्यास हम करवाते हैं। दूसरी होती है निरीक्षण। छात्र इन उदाहरणों को देख करके उनका विश्लेषण करते हैं, इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। एक ही प्रकार के उदाहरणों को जब हम करेंगे तो उसमें कुछ समानता निकलेगी, उस समानता को ढूंढना ही क्या कहलाएगा? निरीक्षण। तीसरा पद है, या तो आप इसको सामान्यीकरण बोल सकते हैं या नियमीकरण बोल सकते हैं। इस समानता, जो समानता मिली है उदाहरणों में, समानता को भी नियम का रूप दे देते हैं। जो समानता आई है उसको हमने क्या नियम का रूप या सिद्धांत का रूप दे दिया। और लास्ट जो चौथा पद रहता है, निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु अध्यापक उनका निरीक्षण करता है। उदाहरण दिए, उदाहरण सॉल्व किए, समानता देखी, समानता से नियम बनाया, नियम की सत्यता अब ये शिक्षक के हाथ में है उसका चेक करना। दूसरी विधि है निगमन विधि। सर्वप्रथम व्याकरण के नियम या फिर सिद्धांत इसमें हम कंठस्थ करा देते हैं। यह विधि प्रैक्टिकल नहीं है, आमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें रटने की क्षमता का विकास हो रहा है। क्योंकि अगर आप नियम पहले से ही याद करके जा रहे हो और आप नियम भूल गए तो आप उदाहरण को सत्यापित नहीं कर पाओगे। इसके पश्चात जो होता है, उदाहरण देकर उनके व्यवहारिक प्रयोग करना इसमें सिखाते हैं। यह विधि कठिन से सरल की ओर है। पहले कठिन चीजें आपके सामने आती हैं जैसे नियम, फिर उदाहरण आते हैं यानी सरल की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। पहले डेप्थ का नॉलेज दे दिया जाता है, फिर ऊपर मोटा मोटा नॉलेज दिया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूछा जाता है कि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी विधि कौन सी है, तो वो निगमन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है रटने की क्षमता का विकास करती है और विशेष प्रतिभा वाले छात्र ही ऐसा कर पाते हैं। व्याकरण शिक्षण की तीसरी महत्वपूर्ण विधि है भाषा संसर्ग प्रणाली। यह विधि जो है उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती हैं जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। यानी कुछ फेमस रचनाकारों या फिर लेखकों की हमने आपको क्या बता दी जाती है यहाँ पर रचनाएं, और उन्हीं को हम लास्ट में एग्जाम्पलीफाई करते हैं। इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमों पर ज्यादा बल नहीं देते हैं, दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप यहाँ प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि भाषा संसर्ग विधि में शिक्षक आपको कुछ फेमस लेखकों की रचनाएं बता देगा, वो सुन करके आप बार बार उनका जो रिवीजन करोगे ना, तो आपको व्याकरण का बहुत कुछ नॉलेज, व्यवहारिक नॉलेज हो जाएगा। ये तीसरी विधि है। चौथी विधि है संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। पहले इसमें अंगों का ज्ञान करा दिया जाता है, फिर पूर्ण वस्तु का। संश्लेषण विधि में जैसे हिंदी वर्णमाला में पहले हम वर्ण सिखाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्यों का निर्माण सिखाते हैं। तो ये क्या है? संश्लेषण यानी जोड़ना, ठीक है। लेकिन विश्लेषण विधि इसके इर्द उलट होती है। इसी का प्रकार है एक और विश्लेषण विधि, किसका? व्याकरण शिक्षण का। पहले इसमें वाक्य बताते हैं, फिर उनको तोड़ करके शब्द, और अंत में फिर हम वर्णों का नॉलेज देते हैं। ये विश्लेषण विधि है, ठीक है। इसमें वाक्य से शब्द की ओर हम आते हैं, फिर वर्ण की तरफ आते हैं। जबकि संश्लेषण विधि में हम वर्ण सीखेंगे, शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, इस प्रकार से रहता है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में है मूल्यांकन।
मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है, ध्यान से पढ़ना है। सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। आपने जो कुछ भी किया उसकी गुणवत्ता, मूल्य एवं प्रासंगिकता का आकलन करना, यानी विद्यार्थी ने जो कुछ भी असेसमेंट तैयार किया, जो कुछ भी पढ़ा, उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसकी वैल्यू को चेक करना, और क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं, इस चीज को देखना। अब ये कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। पहला प्रकार है रचनात्मक, या इसी को हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी मूल्यांकन को, इस मूल्यांकन को कई बार करना किया जाता है। इसको शिक्षक एक निश्चित समय के बाद यह पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं कि छात्रों ने कितना समझा और कितना समझना बाकी है। ये समय समय पे होता रहता है। इस तकनीक का प्रयोग छात्र की क्षमता को समझने, सुधार लाने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण हर 3 से 4 महीने में दोहराया जाता है। यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन बारी बारी से रैपिडली किया जा सकता है। छात्र की क्षमता का आकलन करने के लिए इसको साल में कई बार 2 से 3 महीने के अंतराल से कर सकते हैं। दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। ये 2 नंबर में इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। शिक्षा अवधि के अंत में, सेमेस्टर के अंत में या शैक्षणिक परीक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य पूरे वर्ष छात्र की समग्र शिक्षा परिणाम, उपलब्धियों का आकलन करना है। यह आमतौर पर वार्षिक परीक्षा के रूप में होता है। जैसे आपकी तिमाही, छमाही परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उस फॉर्मेट में योगात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी का तीसरा मूल्यांकन का प्रकार है नैदानात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। ये क्या है? छात्र की कमजोरियों को पता लगाने, उनमें सुधार करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपकी वीकनेस क्या है, आपसे कौन सी सब्जेक्ट नहीं बन रही है, किन चीज़ों में परेशानी आ रही है, उसके लिए जो है नैदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मूल्यांकन थे। मूल्यांकन की विधियाँ इसके अलावा अलग से होती हैं, वो हम समझते हैं। मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? कॉमन सेंस की बात है। पहला है कि लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा, असाइनमेंट लिए जा सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, अवलोकन किया जाता है। इसके अलावा समक्ष मूल्यांकन और सर्वेक्षण व प्रश्न विधि के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब देखिए, लेखन कौशल विकास की जो विधियां हैं वो कवर हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको खंडसा लेखन विधि बताई, रेखा या रूप अनुसरण विधि, मोंटेसरी विधि और परंपरागत विधि कल के वीडियो में कवर हो गई हैं, तो इनको स्किप करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है श्रव्य काव्य। आपके सिलेबस में है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। श्रव्य काव्य जिस काव्य का रसास्वादन या जिस काव्य का आनंद आप सुन करके या पढ़ करके ले सकते हैं, वो है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। जिस काव्य का रसास्वादन आप सुनकर या पढ़कर लो उसे श्रव्य काव्य कह सकते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इसके 2 प्रकार हैं। आपके सिलेबस में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के प्रकार भी पूछे जाते हैं। प्रबंध काव्य के जो प्रकार होते हैं वो है महाकाव्य और खंड काव्य, जबकि मुक्तक काव्य में पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक और गीति काव्य पूछे गए हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य को समझते हैं। प्रबंध काव्य वो काव्य होता है जिसकी कथा शुरू से लेकर अंत, यानी आदि से लेकर अंत तक चलती है क्रमबद्ध रूप से। कथा का क्रम बिल्कुल भी बीच में नहीं टूटता। इसमें गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। इसमें मुख्य कथाएं तो होती हैं, लेकिन गौण कथाएं बीच बीच में सम्मिलित होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है। इसके अलावा जो प्रबंध काव्य वो सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग जो है होने चाहिए एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए, महाकाव्य के लिए। बात करते हैं हम महाकाव्य के कुछ उदाहरणों की। ध्यान रख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा रामचरितमानस एक और महाकाव्य है। महाकाव्य का जो नायक होता है वो उदार होता है, महान चरित्र वाला होता है, गंभीर होता है। ठीक है, महाकाव्य 8 सर्गों में बद्ध होता है। महाकाव्य में जो वीर है, श्रृंगार, शांत, इन 3 रसों की प्रधानता होती है। इसके अलावा कुछ और महाकाव्य के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पद्मावत है, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी। ये कुछ महाकाव्य के नाम हैं, इनको आप ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं खंड काव्य की। महाकाव्य में पूर्ण कथा का विवरण होता है, जबकि इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का या एक अंश का चित्रण होता है, या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पूरी ही कथा आधारित होती है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, इसमें कोई सर्ग नहीं होते हैं, या 1 या 2 छंदों का इसमें प्रयोग किया जाता है।
खंड काव्य के उदाहरण है जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित, हल्दी घाटी, नहुस और पथिक। ये है खंड काव्य। इसके अलावा गीति काव्य के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। गीति काव्य में क्या होती हैं? पद्यबद्ध गीत होते हैं या फिर आख्यानक गीत होते हैं। इसमें वीरता, साहस, बलिदान और करुणा की कहानी होती है गीतों के माध्यम से, जैसे कि झांसी की रानी, रंग में भंग इसके उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? तो मुक्तक काव्य एक अनुभूति, एक भाव, एक कल्पना होती है। ये ऐसी रचनाएं होती हैं जिसमें पद्यबद्ध या फिर कोई भी व्याकरण के नियमों का उपयोग नहीं किया जाता है। छंद होगा नहीं होगा इसमें कुछ कन्फर्म नहीं रहता है। इसमें छंद युक्त रचना का होना जरूरी नहीं है, नियमों का पालन जरूरी नहीं है। जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे मुक्तक काव्य के अच्छे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक गद्य शिक्षण के बारे में। इसके बाद हम पद्य शिक्षण कवर करेंगे। तो देख लेते हैं, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग इसमें होता है गद्य शिक्षण में। शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग होता है। शब्द भंडार की वृद्धि इससे हमारी होती है अगर हम गद्य को पढ़ते हैं। संक्षिप्त जीवनी लिख सकते हैं अगर हमने गद्य शिक्षण सीख लिया तो। सभाओं और उत्सवों की रिपोर्ट तैयार करना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। लेखन में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और मौलिकता का विकास होता है। लेखन में लिपि के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। हमें पता चलता है कि जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से रूप, ध्वनि, शब्दों की वर्तनी का ज्ञान होता है। इसके अलावा शब्दकोश की योग्यता भी विकसित होती है। हमारे पास में शब्द भंडार विकसित होता है। विराम चिन्हों का ज्ञान हमें इससे होता है। शब्दों, मुहावरों, देखी हुई घटनाओं, प्रसंगों का वर्णन हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा कई बार 2 नंबर के क्वेश्चनों में शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो गद्य का जो शाब्दिक अर्थ है, सीधे सरल अर्थपूर्ण शब्दों में तथ्यपरक अभिव्यक्ति देना। किसी विषय की सीधे सरल अर्थपूर्ण तथ्यों में तथ्यपरक अभिव्यक्ति देना। अभिनय की दृष्टि में संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई रचना को हम क्या कहते हैं? घटना। इसके अलावा एक अंक वाले नाटक को यानी एक अंकीय नाटक को हम एकांकी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी के बारे में डिटेल से समझने के लिए हम अंतर देख लेते हैं, फिर हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, जबकि एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित दिखाया जाता है। नाटक में कथानक का विस्तार होता है, एकांकी में घनत्व का। नाटक में सभी पात्र कहानी को बढ़ाते हैं, एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी में एक ही पात्र पर ध्यान दिया जाता है। नाटक में मुख्य कथा के साथ सहायक गौण कथाएं होती हैं, एकांकी में केवल एक कथा का वर्णन होता है। इसके अलावा नाटक में 2, 3 या अधिक अंक होते हैं, एकांकी में केवल एक अंक होता है। नाटक की विकास प्रक्रिया धीमी, एकांकी की तीव्र है। कुछ नाटकों का उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे सबसे पहले तो नाटक सम्राट माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त एक नाटक है, इन्हीं के द्वारा रचित है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा एक रचित है नाटक कोणार्क, जो कि आपने आपकी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। एकांकी के उदाहरण देखते हैं। एक अंक का नाटक है, एक ही उद्देश्य होता है। जयशंकर प्रसाद का एक फेमस एकांकी एक घूंट है। इसके अलावा राम कुमार वर्मा का दीपदान, नाम याद रखिएगा। निबंध की बात करते हैं। क्या होता है निबंध? तो गद्य रचना है एक प्रकार की जिसमें सीमित आकार में विषय का वर्णन विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीवता के साथ किया जाता है। अशोक के फूल एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए थे। अब बात करते हैं कहानी की। तो कहानी जीवन के किसी एक स्थिति का सजीव चित्रण है। जीवन के किसी एक भाग का, एक हिस्से का सजीव चित्रण इसमें किया जाता है। कहानी सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। इंदुमती जो है वो किशोरी लाल स्वामी द्वारा रचित कहानी है। बात करते हैं भाषा कौशल की। भाषा कौशल क्या है? तो अभिव्यक्ति का एक साधन है, एक माध्यम है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी शामिल है। भाषा कौशल के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए फिर से उठा रहे हैं। सबसे पहले हम श्रवण कौशल की बात करते हैं। किसी का वाचन सुनने को और सुनकर भाषा एवं अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को, भाव और अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल के उद्देश्य दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, उच्चारण को ध्यानपूर्वक समझना, वक्ता के मनोभाव को समझना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना,
कौन कौन सी ध्वनियाँ सम्मिलित हैं उनमें अंतर कर पाना, इसके अलावा शब्द भंडार विकसित करना, इसकी खासियत है श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल विकास की विधियाँ पूछी जा सकती हैं 4, 5, 6 अंकों के क्वेश्चंस में, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि सास्वर पाठ, सास्वर वाचन सुना होगा, सास्वर पठन सुना होगा, सास्वर श्रवण सुना होगा। यानी किसी की सुन, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी उसकी बातों को सुन सुनकर सीखते हैं। यानी किसी का अनुकरण करके अगर कोई चीज़ सीखी जाए तो वो सास्वर कहलाती है। इसके आगे आप पठन, लेखन, श्रवण लग सकते हैं। दूसरी जो विधि है श्रवण कौशल विकास की, वो है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी श्रवण कौशल सीखा जा सकता है। वाद विवाद या वार्तालाप के माध्यम से, क्विज कंपटीशन के माध्यम से भी श्रवण कौशल सीखा जा सकता है। इसके अलावा भाषण देने से, भाषण सुनने से श्रवण कौशल की विधि विकसित होती है। नाटक का मंचन अगर हो रहा हो और आप ध्यान से सुन रहे हो तब भी श्रवण कौशल विकास होता है। दूसरा कौशल है वाचन कौशल। अपने भावों विचारों को मौलिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल है। देख लेते हैं वाचन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, गति, हाव भाव एक साथ बोलना सीखना, ये उद्देश्य है। परस्पर वार्तालाप के योग्य बनना, लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले पढ़ना, मौन वाचन, ये मौन वाचन वाचन कौशल के अंतर्गत ही आता है। साइलेंट रीडिंग जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा यह स्वाध्याय की रुचि पैदा करता है। कई बार पूछा जाता है कि मौन वाचन का क्या उद्देश्य है, तो ये स्वयं के अध्ययन की रुचि और कौशल विकसित करता है। वाचन कौशल को अगर आपको सीखना है तो क्या क्या इसकी विधियाँ होंगी देख। जैसे अभी हमने पठन देखा, अब हम वाचन में भी वही लगाएंगे। पहला है सास्वर वाचन। पहले शिक्षक वाचन करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं और सीख जाते हैं। कविता पाठ के माध्यम से छोटे बच्चे कविता में चूंकि ज़्यादा रुचि रखते हैं तो कविता पाठ के माध्यम से वो वाचन कौशल सीख सकते हैं। अगली और भी विधियाँ इसकी होती हैं वाचन कौशल के विकास की। कहानी सुन करके, नाटक का मंचन देखते हैं, अभिनय देखते हैं तब भी सीख सकते हैं, या किसी चित्र का वर्णन करते समय भी हम वाचन सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी, वार्तालाप और भाषण के माध्यम से सीखा जा सकता है वाचन। नेक्स्ट है पठन कौशल। अर्थभाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल है। पठन कौशल के उद्देश्य क्या है? वर्णमाला, शब्दों, वाक्यों की पहचान विकसित करना, तीव्र गति से पढ़ना, स्वयं के अध्ययन की लत डालना, आत्मविश्वास बढ़ाना। अब पठन कौशल की विधियां समझ लेते हैं। पठन कौशल इसलिए जरूरी है ताकि आपकी वर्ण उच्चारण की विधि डेवलप हो सके, अक्षरों का ज्ञान हो सके, ध्वनि को समझ सकें। देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, ये सब जो हैं पठन कौशल विकास की विधियां हैं। इनमें आप अपनी थ्योरी डाल सकते हैं, बस आपको इन विधियों के नाम याद रखने हैं। अभी कभी आपने पढ़ा होगा ध्वनि साम्य। जब मैं आपको समझा रहा था तो ध्वनि साम्य क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनियों में समानता होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं, इस तरीके की छोटे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, जैसे कल, चल, फल, नल, बल। तो यही क्या कहलाता है? ध्वनि साम्य। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है शिक्षण पाठ योजना। ये दो प्रकार की होती है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं। तो दीर्घकालिक योजना में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वार्षिक योजना। दीर्घकालिक का मतलब लॉन्ग टर्म में जो अध्ययन दिया जाता है वो है दीर्घकालिक। इसमें वार्षिक योजना सम्मिलित है। सामान्यतः शिक्षक जो है शिक्षण कार्य पूरे वर्ष भर करता है, यानी एक साल पूरा जो रहता है वो शिक्षण वर्ष कहलाता है। सामान्यतः शिक्षण का कार्य जो है पूरे सत्र चलता है। शिक्षण सत्र प्रायः जुलाई से लेकर मई तक चलता रहता है, ठीक है, जिसे ही हम शिक्षण वर्ष कहते हैं। शिक्षण वर्ष में शिक्षण हेतु जो योजनाएं बनेंगी वो वार्षिक योजनाएं कहलाएंगी। तो वार्षिक योजनाएं क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा। पूरे शिक्षण वर्ष में कौन कौन सी विषय वस्तु को कब कब पढ़ाया जाएगा, वार्षिक योजना में निर्धारित पाठ्य वस्तु व उपलब्ध कार्य दिवसों के सामंजस्य से बनती है। वार्षिक योजना जो होती है वो निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी आपका जो सिलेबस है और कितने दिन, वार्षिक पूरे साल में कितने दिन होंगे जिनमें बच्चों को पढ़ाना होगा, उसके सामंजस्य से वार्षिक योजना तैयार होती है। वार्षिक योजना निर्माण के लिए कुछ चरण बताए गए हैं। जैसे पहले नंबर तो पाठ्यक्रम या का विश्लेषण करना। पहले शिक्षक आपके सिलेबस को एनालाइज करेगा,
उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करेगा, फिर कार्य दिवसों के अनुसार इकाई योजना बनाएगा, मूल्यांकन की अवधि डिसाइड करेगा और शिक्षण सामग्री एकत्रित करेगा। उसके बाद में आपको शिक्षण देगा। नेक्स्ट है इकाई योजना। तो वार्षिक योजना का आधार छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। इकाई से अभिप्राय एक जैसी प्रकृति वाली वस्तुओं का समूह जो आपस में संबंधित हो, जिन्हें एक साथ पढ़ाया जा सके। जब आपको एक पाठ दूसरे पाठ तीसरे पाठ पर पहुंचाया जाता है तो ये एक सीरीज रहती है, एक लेवल रहता है, इसी को हम कहते हैं इकाई योजना। जैसे आपने पढ़ा हुआ यूनिट 1 यूनिट 2, उसी को हम हिंदी में इकाई योजना कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इकाई योजना दैनिक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करती है। डेली जो पढ़ाई होती है उसके लिए इकाई योजना जरूरी है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को दैनिक पाठ्य योजना में जोड़ने वाली कड़ी है। इकाई योजना से शिक्षण के सभी उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग इसी के माध्यम से किया जाता है। इकाई योजना बनते कैसी है, इसके पद क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो पूरी इकाइयों को सबसे पहले हम छोटे छोटे उप विभागों में बांटते हैं। सभी उप विभागों के लिए शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियां तैयार की जाती हैं। अब 2 अंक के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है, आलेख लेखन क्या है? तो सर्वांगपूर्ण विचारों का संयुक्त भाव क्या है? आलेख है। आलेख लेखन को हम वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। आलेख में गुमराह करने वाली कोई बात नहीं होती। विचार इसके कथात्मक ना हो, यानी कुछ मन से स्टोरी टाइप ना हो, विवेचन विश्लेषण वाले हों। आलेख ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर लिखे जाते हैं। आलेख में जिज्ञासा होनी चाहिए, इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। आलेख लेखन का मतलब स्टोरी राइटिंग आप कह सकते हैं। दूसरा है संवाद क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। इंग्लिश में हमने इसको डायलॉग राइटिंग बोला था। संवाद लेखन काल्पनिक हो सकता है। वाक्य रचना सजीव होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। वाक्य बड़े ना हो और मुहावरेदार मजेदार भाषा संवाद में होनी चाहिए। अब लास्ट पढ़ते हैं, कविता क्या है? 2 अंकीय क्वेश्चन में पूछे जाने वाली चीजें। कविता हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम है। देखिए बहुत ही सुंदर परिभाषा है शंभुनाथ शुक्ल के द्वारा। कविता शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं पढ़ लेते हैं। पहला होती है समीक्षा प्रणाली। शिक्षक प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता की समीक्षा करता है। कवि के द्वारा रचित रचनाओं की समीक्षा करने के लिए छात्रों पर बल देता है। दूसरी होती है व्याख्या प्रणाली। कविता के एक एक पद की व्याख्या भावार्थ बतलाया जाता है। आपने भी पढ़ा होगा जब आप कविता पढ़ते थे या कोई पद्य पढ़ते थे तो एक पैरा पढ़वा करके फिर उसका संदर्भ प्रसंग और हम भावार्थ लिखते थे। यही है व्याख्या प्रणाली। तीसरी होता है अभिनय प्रणाली। कविता को अगर हम हाव भाव के साथ, जैसे छोटे बच्चे हिलते डुलते नाचते गाते हुए, अभिनय प्रणाली के माध्यम से कविता का अर्थ समझते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मापन क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मानदंडों या इकाइयों के आधार पर देखा या परखा जाना मापन है। उसे मानक चिन्हों संकेतों प्रकट किया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार है गुणात्मक मापन, जब आप किसी के गुण को माप रहे हैं, क्वालिटी को माप रहे हैं, जैसे बुद्धिमत्ता है, IQ है, तो ये गुणात्मक मापन है। अगर आप मात्रा को माप रहे हैं, जैसे उसका वजन या परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये मात्रात्मक मापन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और ये कहीं देखने को जनरली आपको मिलेगा नहीं। व्याकरण शिक्षण की विधियां तो सबने लिखी होंगी, समझी होंगी, लेकिन खेल विधियों के माध्यम से समझना। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो खेल गतिविधियों आधारित विधियां कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन सुना होगा आपने। पहली होती है संज्ञा निर्माण शिक्षण, दूसरा है क्रिया निर्माण, तीसरा है विशेषण निर्माण। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम है। तो अगर बच्चों को व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब आते हैं। तो अगर उसको इस तरीके से समझाया जाए कि उसको हर वस्तु यानी संज्ञा को प्रैक्टिकली अगर उसको समझाया जाए तो उसकी ज़्यादा समझ में आएगा। तो संज्ञा निर्माण शिक्षण इसी बात को पुख्ता करता है। अगर बच्चे को हम अपना हाथ, सर, पैर, बाकी शरीर के हिस्सों के माध्यम से समझाएं, जैसे एक चार्ट आपने देखा होगा उसमें अंगों के नाम लिखे रहते हैं, तो वो ही संज्ञा निर्माण शिक्षण कहलाता है। यानी बच्चे को
स्वयं के या वस्तुओं के माध्यम से संज्ञा की जानकारी देना ही व्याकरण शिक्षण की एक खेल विधि है। दूसरा है क्रिया। क्रिया यानी किसी काम को करना। अब अच्छा होगा अगर हम बच्चे को किसी काम को करवाते हुए क्रिया की जानकारी दें, जैसे वो कूद रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है। तो ये सब क्या है? खेल गतिविधियों आधारित व्याकरण की शिक्षण विधि। विशेषण के बारे में, विशेषण मतलब वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे नाक की नोक को छूना, ठंडा और गर्म, ये सब क्या है? विशेषण है। तो ये विधियां हैं, कॉमन सेंस भरी हैं कि व्याकरण शिक्षण के लिए खेल गतिविधियां कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर। तो देख लेते हैं। गद्य शिक्षण में मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पद्य शिक्षण में मौन वाचन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कविता तो जोर जोर से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर पढ़ी जाती है। गद्य में विवरण की अधिकता होती है, यानी इसमें डिटेल में हम जाते हैं, जबकि पद्य में संकेतात्मकता होती है, इसमें सिंबल होते हैं, छोटी छोटी शब्दों में अर्थ छुपा होता है। भाषाई कौशल के विकास में गद्य की भूमिका अधिक होती है। गद्य की भूमिका भाषा के कौशल में क्यों? क्योंकि व्याकरण भी पढ़ेंगे तो हम गद्य में पढ़ेंगे, वाक्यों को, शब्दों को समझेंगे तब भी हम गद्य में पढ़ेंगे। जबकि पद्य की भूमिका कम है, पद्य का बहुत कम इस्तेमाल व्याकरण शिक्षण में या फिर भाषा शिक्षण में किया जाता है। गद्य में जीवन की वास्तविकता होती है, जबकि पद्य में केवल हम आनंद की वस्तु है। जैसे छंद, अलंकार हैं, रस हैं, इनको केवल हम अपनी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन गद्य में जैसे कहानी है, एकांकी है, ये सब गद्य की विधाएं हैं। इनमें सारगर्भिता और वास्तविकता होती है। गद्य का बुद्धि से संबंध होता है, पद्य का संबंध हृदय से है, क्योंकि हृदय के भाव हम पद्य में पढ़ते हैं। मानव जीवन में गद्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है, पद्य का काफ़ी कम होता है। इसके अलावा गद्य के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वहीं विचारों के आदान प्रदान में पद्य की भूमिका ना के बराबर, यहाँ भाव की भूमिका ज़्यादा रहती है। लिखा भी है कि ये भावमय होता है, ये विचारमय होता है। इसमें छंद, लय, अलंकार, रस आदि का प्रयोग गद्य में नहीं होता, ये सब का प्रयोग पद्य में होता है। लेखक की भूल को नज़रअंदाज इसमें नहीं किया जाता। इसमें लेखक की भूल को लय, ताल आदि के कारण नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें हमें समझ ही नहीं आता, जैसे कविता है या पद्य शिक्षण है, हमें अर्थ न पता होने के कारण नज़रअंदाज कर लिया जाता है। लेकिन गद्य सबको पता रहता है, साधारण भाषा सबके समझ में आती है, तो गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। हिंदी गद्य का इतिहास जो है 100 वर्ष पुराना है, वहीं हिंदी पद्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष यानी बहुत ज़्यादा पुराना है। गद्य में तर्क ज़्यादा होते हैं और पद्य में भाव और संवेदनाएं होती हैं। एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। तो रचनात्मक मूल्यांकन यह शिक्षण प्रक्रिया में पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी लिया जा सकता है। जबकि योगात्मक जो है हमेशा लास्ट में लिया जाता है, जैसे आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, ये है योगात्मक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य शिक्षण की कमियों की जानकारी कर उसे तुरंत सुधार लगाना है। शिक्षक ने जो बच्चों को विधियाँ समझाई, उससे अगर उनकी समझ में नहीं आता है, तब जो है दूसरी विधियों की खोज करना इस रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कोई शिक्षण योजना कितनी प्रभावी रही, ये रिजल्ट को बताता है। इसमें चल रही शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित को बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी प्रभावशीलता को हम बढ़ा सकते हैं, इसमें हम सुधार कर सकते हैं। जबकि इसमें छात्रों की उपलब्धि, ज्ञान आगे के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन में कोई अंक या ग्रेड बच्चों को नहीं देते। तो देखिए, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन में बच्चों को कोई ग्रेड नहीं देते हैं, क्योंकि हम शिक्षण के लिए विधियां इसमें डिसाइड कर रहे होते हैं, विधियों का रिजल्ट हम देख रहे होते हैं। इसमें छात्रों को अंक या ग्रेड दिए जाते हैं, क्योंकि ये तो फाइनल से एग्ज़ाम है। इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसके वैल्यूएशन में समय ज़्यादा लगता है, पूरा साल भर इसमें दिया जाता है। इसमें निदानात्मक व उपचारात्मक दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, लेकिन यह उपलब्धि परीक्षण के रूप में, इसमें कोई निदान या उपचार नहीं होता है, क्योंकि ये रिजल्ट आने के बाद लिया जाता है, फाइनल एग्जाम के बाद तैयार होता है। अब देखिए, शाब्दिक अर्थ में दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट है। इसका उपयोग जो है रचनात्मक मूल्यांकन का अधिगम के लिए आकलन, लेकिन इसमें अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन यानी आप सीख जो रहे हैं
उसकी विधियाँ डिसाइड कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन इसमें आपने जो सीखा उसका आकलन होता है। इसमें आपको क्या सिखाना है और क्या सीखना रह गया है वो रचनात्मक मूल्यांकन में है, लेकिन योगात्मक यानी रिजल्ट में ये पता किया जाता है कि आपने क्या कुछ सीखा होगा। इसमें निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से पूर्ण कराया जाता है, जैसे अवलोकन ऑब्जर्वेशन के द्वारा छात्रों से मौखिक प्रश्न पत्र तैयार करके छात्रों की डायरियाँ, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन लिया जाता है। इसमें ईयरली पेपर, 6 माही पेपर, तिमाही पेपर या फिर यूनिट टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है। तो ये था हमारा हिंदी भाषा शिक्षण का पार्ट 2। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और जो भी क्वेरी होती हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, और सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। साथ ही जो इसमें रिमेनिंग चीज़ें रहेंगी वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।